स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बता दें आपको, बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि पहली बारिश में ही नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। राजधानी में तेज बारिश के चलते जल भराव की स्थिति बन चुकी है। 1 घंटे की बरसात से कई हिस्से जलमग्न हो चुके हैं। मानसून को लेकर नगर निगम की तैयारियां फेल नजर आ रही है। हजरतगंज के बालू अड्डा में जल भराव से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के आसपास का इलाका भी जलमग्न हो चुका है। तो बता दें आपको, जिस तरह से गर्मी से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे थे, अब उसकी उल्टी परिस्थिति भी देखने को मिल रही है क्योंकि मानसून दस्तक दे चुका है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बारिश भी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही लोगों की परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लखनऊ की बात करें अगर, तो पहले बारिश में नगर निगम के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। राजधानी में तेज बारिश के चलते जल भराव की स्थिति बन चुकी है और इस तरह की तमाम तस्वीरें भी सामने आई है। बता दें आपको कि 1 घंटे की बरसात के बाद ही तमाम जगहों पर जलमग्न की स्थिति हो चुकी है। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। हजरतगंज के बालू अड्डा में जल भराव से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री आवास के आसपास का इलाका भी जलमग्न हो चुका है। तो जिस तरह से बारिश का लोग इंतजार कर रहे थे, बारिश तो आ चुकी है लेकिन इसी के साथ ही परेशानियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि इससे आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, बारिश का इंतजार तो सभी को था लेकिन अब बारिश आ चुकी है, साथ में परेशानियां भी आ चुकी हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, देर रात जिस तरीके से लखनऊ में बारिश हुई तो उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ मोहल्ले जो है वो जलमग्न हो गए और लगातार नगर निगम एक दावा करता है कि सब कुछ ठीक है और लगातार बैठकें की जाती हैं और ये बताया जाता है कि सीवर लाइन्स एकदम ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ये हर साल ये होता है और ये जिम्मेदार तैयारियां करते रहते हैं। लेकिन तैयारी का असर जब पहली बार मानसून की बारिश होती है तो दिखने लगता है। तो वही हाल कहीं ना कहीं कमोबेश लखनऊ का भी रहा। लखनऊ में जब पहली मानसून की पहली बारिश हुई इस साल की, तो लखनऊ के कई मोहल्ले ऐसे थे जो जलमग्न हो गए, कई ऐसे कहीं पानी भर गया और ये चीजें काफी कुछ देखने को। अभी तो काफी बरसात आनी है और अभी तो बरसात की ये शुरुआत हुई है। अब देखना ये है नगर निगम क्या करता है, किस तरीके से तैयारियां करता है। तैयारियां तो पूरे साल चलती हैं लेकिन जब रिजल्ट देना होता है तो फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है नगर निगम। जोन 1 से बात करिए, जोन 2, जोन 3, जोन 5, जोन 6, जोन 7, लगभग कुछ जो जोन 6, 7 थे उसके हालात और ज्यादा खराब थे। तो कहीं ना कहीं लखनऊ में खास कर जिस तरीके से बात की जाती है नगर निगम द्वारा सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग बेटर है और सब जिलों से, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। कल जब बारिश हुई थी, बारिश के बाद लखनऊ के कई मोहल्ले जलमग्न हो गए, रोड जलमग्न हो गए। बालू अड्डा की बात कर ले, वहां पर भी पानी आपको लगा हुआ दिखा। बिल्कुल सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री आवास के आसपास तक पानी भर चुका है। तो इस तरह से आम लोगों का जो क्षेत्र है जहां पर तमाम लोग रहते हैं, उनकी स्थिति तो और भी ज्यादा खराब समझ सकते हैं। देखिए, आपको बता दें, जो सड़कें हैं वहां पर पानी लगा हुआ था। कुछ सड़कें हैं जिन पर पानी लगा हुआ था और एक चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निकल कर सामने है, उसमें जो चीजें लापरवाही देखने को, नगर निगम 2 के जो अधिकारी हैं, इसी बीच आपको दिखाई देगा 2 के आसपास कई जगह ऐसे थे जहां पर पानी लगा हुआ था और कई ऐसी जगह जहां रोड के किनारे कूड़ा जमा होने पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो लगातार ये कहते हैं, नगर आयुक्त भी लगातार भ्रमणशील रहते हैं लेकिन जोनल के जो कुछ अधिकारी हैं उनके द्वारा लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर जोनल जो सेकंड जोन के अधिकारी हैं वो हमेशा कर्मचारी जो है वो खेल करते रहते हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है, जब कूड़े बगल फेंक दिए गए रोड के तो वहां पर जल भराव हो जाएगा। कुछ मोहल्ले ऐसे थे जोन 2 के, नगर निगम जोन 2 के। तो कहीं ना कहीं अब इन सब चीजों के लिए अब देखना यह है कि बरसात का जब समय आने वाला आता है और जब बरसात शुरू हो जाती है, जब अभी तो मानसून की ये पहली बारिश थी और जो बारिश होगी तो देखना ये किस तरीके से तैयारियों में सुधार किया जाता है और क्या होता है ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कल जब बारिश हुई तो कुछ मोहल्लों में जरूर जल भराव। सिद्धार्थ, आने वाले वक्त में कितनी परेशानियां होंगी ये देखना होगा क्योंकि पहली बारिश के बाद से जिस तरह के दावे किए जा रहे थे उनकी पोल ये तमाम तस्वीरें खोलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।
अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा में सॉल्वर की गिरफ्तारी, बता दें आपको सॉल्वर के पास पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा लखनऊ में किया गया केस दर्ज। बायोमेट्रिक जांच में पकड़ी गड़बड़ी, हरियाणा गाजीपुर से तार जुड़े हुए हैं। तो बड़ी खबर बता दें आपको, लगातार पेपर्स को लेकर जिस तरह की धांधली देखने को मिल रही है, इसी के साथ ही अब कार्रवाई भी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा गाजियाबाद से इस मामले के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा में सॉल्वर की गिरफ्तारी हुई है। सॉल्वर के पास पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा मिली है। बता दें आपको, लखनऊ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले में बायोमेट्रिक जांच में गड़बड़ी की बात सामने आई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश अक्षत दत्त जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षत, जिस तरह की तमाम धांधली देखने को मिली, अब कार्रवाई हुई है और क्या कुछ जानकारी है इस पर? बिल्कुल, देखिए 2018 में पुलिस भर्ती जो आरक्षी भर्ती थी उसकी परीक्षा में जो लिखित परीक्षा थी उसमें 2 सॉल्वर बैठाए गए थे। जो 2 सॉल्वरों ने पूरी परीक्षा पास की, पूरी परीक्षा में एग्जाम दिया बैठ करके, और उन्हें किसी भी तरह से कोई भाप नहीं पाया कि ये लोग सॉल्वर हैं। जिसके बाद फिजिकल टेस्ट होना था जनवरी 2020 में पुलिस लाइन बुलाया गया था उन तमाम लोगों को जिन्होंने लिखित परीक्षा पास की थी, जिनका लिखित परीक्षा में चयन हो गया था, उसके बाद जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया था उनको फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता के लिए यानी फिजिकल के लिए उनको पुलिस लाइन बुलाया गया था। जब तमाम जो लोग जो अभ्यर्थी थे जो लिखित परीक्षा में पास हुए थे वो पुलिस लाइन पहुंचे जब अपनी फिजिकल भर्ती के लिए, उसके बाद तमाम परीक्षार्थियों का जो परीक्षार्थी थे उनका बायोमेट्रिक टेस्ट हुआ, बायोमेट्री उनकी जांची गई। तो जब बायोमेट्रिक जांची गई तो उसमें 2 लोग ऐसे थे जिनकी बायोमेट्रिक मैच नहीं हुई, क्योंकि जो लिखित परीक्षा में लोग बैठे थे वो सॉल्वर थे जिनकी बायोमेट्रिक वहां पे सॉल्विंग के टाइम पे लगाई गई थी लिखित परीक्षा के टाइम पे। लेकिन जब फिजिकल टेस्ट की बारी आई उस वक्त जो ओरिजिनल अभ्यर्थी थे वो वहां पे पहुंचे थे अपना फिजिकल टेस्ट देने के लिए, तो दोनों की बायोमेट्री जो थी वो सेम नहीं मिली। जो लोग ये जो कि मैं आपको बता दूं कि इस परीक्षा में बैठने वाले सॉल्वर जो थे वो रमेश यादव और राजेश और प्रवेश यादव, इनके जो बायोमेट्रिक थी इसमें गड़बड़ी पाई गई। ये 2 अभ्यर्थी थे जिनके बायोमेट्रिक पुलिस लाइन में दोबारा से मैच नहीं किया, जिसके बाद इनको फिर पुलिस मुख्यालय बुलाया गया, भर्ती बोर्ड बुलाया गया, वहां पे फिर से इनकी बायोमेट्रिक की गई, इनके सारे पेपर जांचे गए, जिसके बाद ये कंफर्म हो पाया कि जिन लोगों ने बैठ के लिखित परीक्षा दी थी वो कोई और लोग थे, वो सॉल्वर थे, और जो अब फिजिकल के लिए पुलिस लाइन में पहुंचे हैं शारीरिक दक्षता के लिए, ये लोग कोई और हैं। जिसके बाद आपको बता दूं कि भर्ती बोर्ड के जो डीएसपी हैं उन्होंने अमरीश सिंह भदौरिया, उन्होंने लखनऊ के हुसैनगंज कोतवाली में इन तमाम 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 2 लोग रमेश यादव और प्रवेश यादव है, साथ ही 2 लोग सॉल्वर जिन्होंने इनकी परीक्षा को पूरी परीक्षा पास की थी, पास करने का इनको टेंडर मिला था। तो वो 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, 4 लोगों की फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। नेहा, अक्षत, गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल बनता है, जिस तरह से जाते हैं इस तरह के लोग, उसके बाद वो पूरी परीक्षा देकर आ जाते हैं, जब फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात आती है तब ये तमाम बातें जो है वो सामने आती है। इसको लेकर कौन जिम्मेदार माना जाए? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इसको लेकर जिम्मेदार जाहिर सी बात है कि जो परीक्षा जो भी विभाग परीक्षा पूरी करा रहा है उस विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि जब कोई भी परीक्षा। शोभित विश्वविद्यालय के प्रांगण में शुक्रवार को 15वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कुलपति, बता दें आपको, कुंवर शेखर विजेंद्र ने की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विनोद त्यागी, इसी के साथ ही अतिथियों का स्वागत किया उन्होंने और विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत की। दीक्षांत समारोह के दौरान रामनाथ कोविंद ने 39 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक एवं प्रशस्त
पत्र प्रदान किए, जिसमें 15 छात्र और 24 छात्राएं शामिल थी। साथ ही इस अवसर पर पीएचडी के 98 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई, जिसमें से 39 छात्र और 59 छात्राएं शामिल हैं। इसके अलावा 638 स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं को भी डिग्री प्रदान की गई है, जिसमें से 393 छात्र और 245 छात्राएं शामिल रहीं। होता है तो उसके साथ में शायद उनकी इतनी आवाज होती है, तेज आवाज, कि शायद उसको, जो मुझे लगता है कि जो इस गीत का गायन नहीं कर रहे हैं उनको भी सुनाई पड़ता है। एंड वी ऑल मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर नेशनल एंथम। अभी कुछ एक यही चीज तो है जो हम सबको जोड़ती, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में ये मंत्र है, मूल मंत्र, जो कि बहुत बड़ा सक्षम है। शोभित विश्वविद्यालय मेरठ के इस दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर आप सभी के बीच सम्मिलित होना मेरे लिए रायबरेली से बड़ी खबर बता दें आपको, क्योंकि जिले में कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है। दबंगों में पुलिस का खौफ नहीं है। दबंगों ने खुलेआम ऑटो चालक पर हमला किया है। लोहे के रॉड से ऑटो चालक पर जानलेवा हमला किया गया है। हमले में ऑटो चालक लहूलुहान हो चुका है। ऑटो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। गंभीर अवस्था में ऑटो चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर कोतवाली के क्षेत्र लोहानीपुर के पास की घटना है पूरी। तो जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद से लगातार प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। गंभीर अवस्था में ऑटो चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के लोहानीपुर के पास की पूरी घटना है, जहां पर ऑटो चालक के साथ मारपीट हुई है। वो बुरी तरह से घायल हो गया है और इसके बाद से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दबंग बेखौफ नजर आ रहे हैं। दबंगों ने खुलेआम ऑटो चालक पर हमला किया है और लोहे की रॉड से ऑटो चालक पर हमला किया है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसका अस्पताल में इलाज जारी है, लगातार डॉक्टरों की निगरानी में बना हुआ है। गंभीर अवस्था में ऑटो चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी के साथ ही बता दें आपको कि लोहानीपुर के पास की पूरी घटना है। कोतवाली से पीआरडी जवान के द्वारा एक दिलशाद खान व्यक्ति, जिसकी उम्र करीब 45 साल थी, जिसको लाया गया था मेडिकल के लिए। बाकी एग्जामिन करने पे उसके सर पे चोटें आई थी, दोनों हाथों में चोटें थी, पैर पे चोटें थी। बाकी उसको ट्रीटमेंट करने के बाद एडमिट कर दिया। काफ़ी चोटें थी, सीरियस था। बाकी अटेंडेंट के द्वारा यही पता चल रहा है कि मारपीट के द्वारा उसको चोटें आई हैं। ये तो जाँच का विषय है कि क्यों मारपीट हुआ, किससे हुआ, किसके वजह से चोटें आई हैं। उसका मेडिकल करके एडमिट कर दिया गया। ये बड़ा कुआं थाना कोतवाली का रहने वाला है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पंकज गुप्ता जुड़ चुके हैं। पंकज, पूरा मामला क्या है? ये आखिर दबंगों ने ऑटो चालक के साथ मारपीट क्यों की है? देखिए, वो ऑटो चालक का नाम दिलशाद है, जो कि जहां पे घटना हुई है वहां से उसके घर की दूरी 1 किलोमीटर बताई जा रही है। और ये जो है शाम जो घटना हुई है, इसमें अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि दिलशाद ने भी किसी का नाम नहीं बताया, न किसी की पहचान बताई है जी। पुलिस आरोपियों की तलाश में है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि आरोपी वहीं आसपास के हो सकते हैं। नेहा, लेकिन स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? जिस वक्त मारपीट हुई उसके साथ वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे? क्या उनकी पुलिस से कोई बातचीत हो पाई? सीसीटीवी फुटेज में कहीं पर वो अपराधी कैद हुए? नेहा, ये जहाँ की घटना है वहाँ पर थोड़ा सा खेत वाला एरिया है, मतलब थोड़ा खाली एरिया है। तो आसपास मकान नहीं है, वहाँ पे कोई था नहीं उस समय जब इस घटना को अंजाम दिया गया, और कैमरे भी वहाँ पे नहीं लगे हुए हैं। इसलिए अभी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कि लोग कौन थे। लेकिन पुलिस से हमारी बात हुई है तो पुलिस ने कहा है कि
हम तलाश कर रहे हैं कि कौन लोग इसमें शामिल थे। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदेश सरकार लगातार आम जनमानस को मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य सुविधा मुहैया कराने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और अगर बात स्वास्थ्य विभाग की जाए तो लगातार प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक प्रदेश के लगभग सभी जनपदों के जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करके वहां पर मिलने वाली सभी सुविधाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन वहीं जिला चिकित्सालय के अधिकारी और कर्मचारी उनके दावों को फलीता लगाने में जुटे हुए हैं। दरअसल तस्वीरें गोरखपुर की हैं, जहां पर जनपद के जिला चिकित्सालय की हालत राम भरोसे है। जिला चिकित्सालय गोरखपुर का निरीक्षण किया गया तो वहां पर कोई ओपीडी में डॉक्टर ही नहीं नजर आया और हेल्प डेस्क पर भी कोई कर्मचारी नहीं मिला। यही नहीं, दूर दराज के बता दें आपको कि इलाज कराने के लिए आए मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि जिला अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाहर से महंगी महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। आधा घंटा हो गया। क्या बता रहे हैं डॉक्टर साहब, कब से जा रहे हैं? पूछिए डॉक्टर है तो कह रहे डॉक्टर है। डॉक्टर है आप देखिए, डॉक्टर तो है नहीं, जूनियर डॉक्टर है। आधा घंटे हो गए। क्या बता रहे हैं? कौन भाई क्या बोल रहे हैं? बोले कि हम पूछे डॉक्टर बैठे हैं तो कह रहे नहीं डॉक्टर, हाँ डॉक्टर बैठे हैं। हमसे कहाँ डॉक्टर है? डॉक्टर साहब हम पूछे कहाँ है डॉक्टर तो कह रहे बैठे हैं ना, आप आइए लाइन में लेके। हमको कमर में दर्द है तो वहाँ गए 2 नंबर पे, 2 नंबर में चेक करते हैं डॉक्टर। अब 32 पे भी तो 2 नंबर पे बता रहे नहीं 32 पे जाओ। 2 नंबर दर्शन नहीं है? नहीं है, बैठे नहीं है, कह रहे हैं नहीं जाओ वहाँ दिखाओ। आर्थो का दिक्कत है, ठीक है तो दिखाने आए थे यहीं पे 2 नंबर पे, वहाँ पे डॉक्टर है नहीं। क्या बोले आप? कहे कि 32 नंबर पे जाइए। तो यहाँ के डॉक्टर कहाँ गए? पता नहीं कहाँ गए। मतलब यहाँ डॉक्टर साहब नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या नियम है, जहाँ पे भेज रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर है ही नहीं। अब भीड़ में जाइए, दो जगह है तो वहाँ पे कोई है ही नहीं दूसरे नंबर पे। 32 नंबर पे इतना ज्यादा नंबर लगा है, कहाँ दिखाएगा? यही सब दिक्कत है। हम लोग सोचे कि 2 नंबर पे कोई होगा दिखा लेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सचिन गुप्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सचिन, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से बेहद लापरवाही बरती जाती है। और क्या कुछ जानकारी है इस पर कितना अभी तक कोई प्रशासन की ओर से कदम उठाया गया है? जी नेहा, मैं आपको बता दूं, जहां पर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर से बेहतर बनाने में लगी है, कहीं न कहीं जिला चिकित्सालय पे एक खामियां देखने को मिल रही है। वहाँ तीमारदार मरीजों का निरंतर आरोप लगाया जाता है कि वहां से बाहरी दवाइयां लिखी, महंगी से महंगी दवाइयां लिखी जाती हैं। आखिर ऐसे लोगों पर कब शिकंजा कसा जाएगा? बिल्कुल सचिन, सवाल यही है कि आखिर ऐसे लोगों पर शिकंजा कब कसा जाएगा? अभी तक जिस तरह से लोगों ने शिकायत की है, क्या इसके बाद से प्रशासन की ओर से कोई हरकत में आया है? जब उधर बात करने पे वहाँ से सूचना ही मिलता है कि जांच चल रहा है, लेकिन जांच कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में चला जाता है। और ऐसे आरोप कई महीनों से लगाए जाते हैं मरीज और तीमारदारों के द्वारा कि वहाँ से चिकित्सक द्वारा बाहरी दवाई लिखी जाती है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई हमको देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन ज्यादा जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। रायबरेली में तेज रफ्तार के 2 वाहन आपस में टकरा गए हैं। आपस में टकराए वाहन चाय की दुकान में जा घुसे। ट्रक और दुग्ध वाहन की आपस में टक्कर हुई है। हादसे में चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरछावा बता दें आपको कि थाना क्षेत्र के चुरुआ पश्चिम गांव का पूरा मामला है, जहां पर तेज रफ्तार की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। चालक और परिचालक दोनों ही घायल हो गए हैं। तो रायबरेली से खबर सामने आई है, आपस में 2 वाहन टकरा गए और इसके बाद चाय की दुकान में जा घुसे। इसके बाद से बता दें आपको कि चालक और परिचालक दोनों ही घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में दोनों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं और दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है।
ब्रज के मंदिरों में इन दिनों भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए भक्त अपने अपने तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं। मंदिर में भगवान को सुगंधित और शीतलता प्रदान करने वाले फूलों को बता दें आपको कि बंगले सजाए जा रहे हैं, जहां पर भगवान विराजमान हैं। उत्तर भारत के प्रसिद्ध श्री रंगनाथ मंदिर में भी शुक्रवार को देर शाम भव्य फूल बंगला सजाया गया, जिसमें भगवान रंगनाथ ने अपने पूरे परिकर के साथ विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए। रंगनाथ मंदिर में शुक्रवार की देर शाम श्रद्धा भक्ति का अद्भुत नजारा दिखाई दिया। दक्षिण भारतीय शैली के विशालतम रंगनाथ मंदिर में वर्ष में एक बार सजने वाले अद्वितीय फूल बंगले में विराजित ठाकुर गोदारंद बता दें आपको, यहाँ पर दिव्य आकर्षण छवि को निहारने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। धार्मिक नगरी में श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख श्री रंगनाथ मंदिर में ठाकुर जी को गर्मी से शीतलता प्रदान करने के उद्देश्य से ठाकुर जी को विधिवत प्रकार से फूलों से सजे बंगले में विराजित किया गया है। साल में केवल एक बार सजने वाले अद्वितीय फूल बंगले के शुक्रवार को शाम को जैसे ही दर्शन खुले, रंगनाथ भगवान की जयकारे से पूरा परिसर गूंज उठा। दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।